प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले बिलावल साहब ने और बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत को, और उसमें उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उसकी नौयत इस किस्म की थी कि पाकिस्तान में जितना कोरोना फैला है, चाहे सूबाई सतह पर चाहे किसी भी सूबे में, उसकी तमाम जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे आयद होती है। और वो कह रहे हैं कराची के अस्पताल भर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। कोरोना फैला है तो ये जानबूझकर फैलाया गया है। इस नौयत के इल्ज़ाम है बिलावल साहब के। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी की जिसमें उन्होंने टिड्डी दल की बात की, प्लस उन्होंने कुछ स्टील मिल के हवाले से, उसके बंद होने के हवाले से और मुलाजमीन के बेरोज़गार होने के हवाले से बात की और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फिर वफाकी नुमाइंदों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शिबली फराज साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मुराद सईद साहब आए और उन्होंने एक एक करके उनके एतराज़ात का जवाब दिया है। अब सिचुएशन ये है कि 95,000 से ज़ायद केसेस हो गए हैं और ये आप जान चुके हैं कि चाइना में जो तादाद थी मरीज़ों की, उससे ये तादाद बढ़ गई है। बिलावल साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। और इसके साथ साथ जो फिगर्स हैं, खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हमारे पास दुरुस्त फिगर्स मौजूद नहीं हैं और मरीज़ों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो इस वक्त हमें मालूम है। टेस्ट पूरी तरह से नहीं हो रहे और दूसरी तरफ जो एहतियात का आलम है वो आपके इल्म में है कि ना तो एहतियात हो रही है ना पूरी तरह से एहतियात कराई जा रही है, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने तौर पर कुछ मार्केटों को बंद किया है, कई कुछ जगहों पर जुर्माने नाफिज लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से एहतियात नहीं हो रही बाज़ारों में, दुकानों पर, और पूरी तरह से आगाही मौजूद नहीं है, शऊर मौजूद नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को आइंदा दिनों में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस पर अपनी पॉलिसी वाज़े कर चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। मेरे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहब मौजूद है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया। और औरिया साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, औरिया मकबूल जान साहब। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ बिलावल साहब ने कहा क्या है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा सुन लीजिए। वफाकी हुकूमत, वफाकी जमात की तरफ से ज़बरदस्ती सैबोटाज करवाया गया। सिंध हुकूमत का जो भी कोशिश था हर फोरम पे चैलेंज किया गया। अगर वफाक ने खुद नहीं काम करना था तो कम से कम वो दूसरों की कोशिशों को अंडरमाइन नहीं करते। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं कि पाकिस्तान में जितने कोरोना वायरस के विक्टिम्स हैं उतने चाइना में भी नहीं है। अब मेरे बात ना माने, आपके जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आपके जो सोल्जर्स हैं जो इस जंग में आपके लिए लड़ रहे हैं, उनके बात सुने। पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें उन्होंने की जिसमें से मैंने आपको सीधा कुछ सुनवाई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिशों को सबोताज किया गया और कोरोना ज़बरदस्ती यहाँ पर फैलाया गया, यानी फैलना नहीं था, हुकूमत की कमज़ोरियों की वजह से या नाअहली की वजह से फैला। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने खुद काम नहीं करना था तो हमें तो काम करने देते, हमारी कोशिशों को अंडरमाइन तो ना करते। जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बिलावल साहब की इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई कि उनको काम नहीं करने दिया गया। मेरा ख्याल है कि हम सबको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है हेल्थ एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है और तमाम सूबे जो हैं वो अपने इन मामलात में टोटली खुद मुख्तार हैं कि वो हेल्थ से रिलेटेड जो डिसीजंस उन्होंने लेने हैं वो ले सकते हैं। और इस चीज़ की मैं आपको एनसीसी की मीटिंग जो कुछ महीने पहले जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जब चारों वज़राए आला मौजूद थे तो खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको बताया था कि वफाक जो है वो ये करने जा रहे हैं, मगर तमाम सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हैं और सिंध और बाकी तमाम सूबे वो अपना जो डिसीजन लॉकडाउन को लेके या दूसरी पॉलिसीज को लेके करना चाहें वो कर सकते हैं। वफाक की जिम्मेदारी जो थी वो ये थी कि हम इनको टाइम के ऊपर डायग्नोस्टिक किट्स प्रोवाइड करें, हम इन लोगों को प्रोटेक्टिव गियर जो है प्रोवाइड करें। वो नहीं किए ना उनके बकौल, आप तो फिगर्स देते हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इसके बावजूद हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है, बावजूद इसके कि हम वफाक ने हमसे ताउन नहीं किया। नहीं जी, देखिए वफाक ने ताबन नहीं किया तो ये डायग्नोस्टिक किट्स और ये सारा सामान इनके पास कहाँ से आया? हम सबको पता है कि इसकी प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी जो है वो एनडीएमए के पास है और एनडीएमए जो है वो एक वफाक का अदारा है और वो डायरेक्टली इस वक्त इसकी प्रोक्योरमेंट कर रहा है और वो डायरेक्टली जो हॉस्पिटल्स कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हैं
उसको वो सप्लाई कर रहा है। जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ था तो 4 लैब्स मौजूद थी मुल्क के अंदर जो कि कोरोना की टेस्टिंग कैपेसिटी रखती थी। आज 79 लैब्स मौजूद हैं, जिसमें से बहुत बड़ी तादाद सिंध में भी मौजूद है। तो ये लैब्स किसने एस्टैब्लिश की हैं? ये एनडीएमए ने एस्टैब्लिश करके दी हैं। वो इक्विपमेंट, वो पीसीआर मशीन्स वगैरह जो है और उससे रिलेटेड जितना मटीरियल है, जो सैंपल्स हैं, जो उसकी लेने के लिए जो टेस्ट ट्यूब्स वगैरह जितने वो चीजें हैं, वो तमाम एनडीएमए के थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं। और आप एनडीएमए की वेबसाइट खोल के देखें, उसके ऊपर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि किस प्रोविंस को, किस हॉस्पिटल को कितनी कितनी किट्स प्रोवाइड की गई हैं। ये सारी प्रोक्योरमेंट और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एनडीएमए के थ्रू हो रही है, जो एक वफाक का दायरा है। और एनडीएमए जो है जिस जिस प्रोविंस की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उसकी हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उनको प्रोवाइड कर रही है। और ये तमाम चीजें जो है ये वेबसाइट पे डिटेल्स मौजूद है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये सवाल जो उठाया गया शाइस्ता साहबा, वो ये कि मैं ये जिम्मेदारी, बिलावल साहब कहते हैं, किस पर डालूं? 95,000 जो केसेस हो गए हैं, जो चाइना से ज़्यादा पाकिस्तान में केसेस आ गए हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी किस पर डालूं? आपके ख्याल में इसकी जिम्मेदारी अगर आयद होती है तो ये सूबों और विफाक पर, दोनों पर यकसा तौर पर आयद नहीं होगी? यानी पीपल्स पार्टी की सिंध में जो हुकूमत है उस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होगी, पंजाब हुकूमत पर भी होगी, विफाकी हुकूमत पर भी होगी, अगर इसमें कुछ खामी रही है और अगर हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ सियासी एक तमाशा, क्योंकि जो नुकसान इस वक्त मुल्क का हो रहा है उससे तो खौफ आ रहा है कि क्या क्या होने आगे जा रहा है। देखें, जो पेंडेमिक है ना, दैट इज़ a disaster and it's a national disaster, और ये फेडरल की उसमें डोमेन में आता है, क्योंकि कोई भी जो डिजास्टर होता है वो दैट इज फेडरल सब्जेक्ट। तो इस वक्त फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो तमाम सूबों को अपने साथ किस तरह लेकर चलता है। और मैं एक बात कहूंगी कि देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी यूनिटी ऑफ कमांड की, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज थी जो यूनिटी होनी चाहिए थी। वो यूनिटी हमें डे 1 से नजर नहीं आई। देखें, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर की इतनी प्रीमेच्योर डिसीजंस और जो ऐसे जो नैरेटिव्स आएंगे कि जी ये जो पेंडेमिक है ये इट्स नथिंग, ये एक मामूली जुकाम है, और आप उनकी निकाल के देख लें तकरीरें कि ये एक जुकाम है, और गवर्नर साहब जो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं वो कहते हैं कि गर्म पानी पी लें। तो इससे देखिए, मेरी बात मेरी बात WHO की तरफ से भी चीजें जो सामने आ रही थी, ये था कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है, तो ये बहुत शुरू की बात नहीं कर रही हैं। नहीं, मेरी बात सुने। बात जहां से शुरू हुई है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। आज हम जहां खड़े हैं, हम वहां इसलिए खड़े हैं कि हमने बर वक्त और सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए। हम इसी कंफ्यूजन में रहे कि लॉकडाउन करना है, और किया तो फिर हमने कहा कि अशराफिया ने करा दिया, और फिर कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन, वो स्मार्ट उसको खत्म कर दिया जो पहला था, पता नहीं वो हुआ भी कब था। देखें असद, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने क्या किया, आज हम कहां खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। आपको पता है, मेरे पास ये स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं और ये तबाहकुन हैं। हम 24% से ऊपर पे जा रही हैं हमारी इन्फेक्शंस। आप आज भी, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर को सुना, उन्होंने स्पीच में कहा कि इंडिया ने को माजरत करनी पड़ी अपने लोगों से। देखें, इंडिया ने अपने लोगों से माजरत की, लेकिन इसलिए की थी कि उन्होंने कहा कि मेरे लॉकडाउन से आपको तकलीफ हुई है। असद, उनकी आबादी हमसे 5 गुना ज्यादा है, और आपको पता है कि उनकी जो इन्फेक्शंस हैं, अगर 5 गुना के हिसाब से उनकी 4.5 लाख इन्फेक्शंस होनी चाहिए थी, जो सिर्फ अभी 2,209 हैं, मतलब 2.5 लाख के करीब इन्फेक्शंस हैं, और उनकी डेथ्स जो हैं वो 6,300 हैं, जबकि 9,000 होनी चाहिए थी। तो देखें, हम 90,000 की हमारी पॉपुलेशन, उनसे 1/5
पे है और हमारी इन्फेक्शंस उनसे ज्यादा हैं, हमारी डेथ रेट उनसे ज्यादा है, तो देखें हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, हम किससे अपने आप को कंपेयर करें। खुदारा हम आज भी हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि टाइगर फोर्स ने ये करना है, टाइगर फोर्स ने वो करना है, ये होना है, लॉकडाउन होना है, नहीं होना है, दुकानें खुलनी है, सील होनी है। खुदारा एक नेशनल नैरेटिव लेकर सामने आए, लोगों को बताएं कि क्या एक्चुअल पोजीशन है। आप जाते हैं मीटिंग्स में आपके गिर देखें, देखें हम किसको ठहराएं? जी बिल्कुल सही है, किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये दरियाए दजला के किनारे नहीं, मेरी बात सुने, दरियाए दजला के किनारे बकरी का बच्चा भी मरता है तो उस वक्त के खलीफा वो कहते हैं रियासत हजरत उमर कि अगर उसकी मौत की जिम्मेदारी मुझ पर आती है, आज इतने लोग मर रहे हैं, हम इसी उसमें फंसे हुए हैं, हम गरीब का ही नाम बेचते रहते हैं। अगर गरीब रहेगा ही नहीं तो मैशियत बिल्कुल सही है शायद साहब, लेकिन मसला यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो लॉकडाउन के हवाले से हमने लोगों की जानें बचानी है। प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी शुरू से एक ही जैसी है ना, वो तो मैं औरिया साहब, शायद साहब अगर मौका दीजिएगा मैं औरिया साहब को, शाह साहब को भी शामिल कर लूं गुफ्तगू में। इट्स टू लेट, देखिए इट इज टू लेट फॉर एवरीथिंग। अब मुझे बताएं कि आज एक इंजेक्शन के लिए लोग सुबह से 10-10 फोन कर रहे हैं क्योंकि इनकी मिनिस्टर ने आके एक ब्रांड नेम एक इंजेक्शन का नाम ले लिया जिसके लिए लोग मारे फिर रहे हैं, उसके जेनेरिक और उसके जैसे इंजेक्शन मौजूद हैं, लेकिन वो एक नाम ले चुके हैं। अल्लाह जाने वो क्यों लिया, किसके ईमान पे लिया। 1 से 3 लाख रुपए के दरमियान मिल रहा है, इसका जवाब मैं लेता हूं डॉक्टर साहबा से। अच्छा, लेकिन पहले औरिया साहब, ये है प्राइम मिनिस्टर की जो लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी है, वो तो पहले दिन से ये थी, वो पहले दिन से रिलक्टेंट थे, लेकिन फिर उन्हें जाना पड़ा लॉकडाउन पर क्योंकि दुनिया जा रही थी। फिर अभी भी वो कन्विंस्ड हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर तो इस पर कन्विंस्ड है, उनका बड़ा क्लियर विजन है कि लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, एहतियात की जा सकती है, और वह एहतियात के लिए लोगों से कह भी रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। किसी हद तक सख्ती हो भी रही है और नहीं भी हो रही, शायद उससे ज़्यादा वो कहते हैं की नहीं जा सकती। आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? ये 95,000 के करीब केसेस पहुंचे हैं, चाइना से बढ़ गए हैं, ये सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 4 महीनों से, और ये मेरी तनकीद को सच्ची बात यह है कि दिल से समझ सोच के लें तब बात होगी, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। 4 महीने से हम ये कह रहे हैं कि ये हेल्थ इशू नहीं है, ये पेंडेमिक है जी। पेंडेमिक इंटरनेशनल डिजास्टर इशू होता है। मैं पहले दिन से दिमाग थक गया है, फेडरल गवर्नमेंट का भी और सिंध गवर्नमेंट का भी। ये 18th अमेंडमेंट आ चुकी है, ये तुम्हारा है, ये 18th अमेंडमेंट आ चुका है, ये हमारा है। क्या कोरोना जो है वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है? क्या वो रहीमयार खान से आगे सिंध में नहीं जाएगा? क्या वो सिंध से आगे पंजाब में नहीं आएगा? केपीके में नहीं आएगा? आपको पहले दिन से एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि आपने करना क्या है। वो उधर से 4 बंदे खड़े होते हैं सुबह में, लोग मर रहे हैं जिस मुल्क के अंदर 70 लोग रोज मर रहे हैं, 70 घरों में लाशें पहुंच रही हों, उस मुल्क के अंदर सिर्फ ये गुफ्तगू हो रही हो कि 18th अमेंडमेंट क्या है और मेरे बेड्स कितने हैं और तुम्हारे बेड्स कितने हैं और तुम्हारी जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी। उस मुल्क में अवाम 22 करोड़ करेगा क्या? करेगा क्या उस मुल्क में? यानी ये अजीबोगरीब मामला है। अब आप देखें सूरत हाल क्या है। कहा जाता है कि लॉकडाउन दुनिया पूरी में, स्वीडन ने कल माजरत की है अपने लोगों से खड़े होके जी। उसने कहा हमने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया, हमने बाकी लोगों को नहीं माना, हम माजरत करते हैं। क्या कोई प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर माजरत करेगा कि हमारी वजह से लोग मरे? क्या कोई सिंध का चीफ मिनिस्टर माजरत करेगा? माजरत किया उन्होंने, वो कोई नहीं बताता लोगों को। मसला यह है कि एक घर में लाश पहुंच रही है, वो लाश जो है वो आपसे सवाल करती है कि मुझे क्यों नहीं मेरे लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई गई। अब देखें, सैलाब आता है जी, सैलाब आता है, डिजास्टर का मसला है, कौन करता है? एनडीएमए करता है। क्यों? इसलिए कि सैलाब की बाउंड्रीज कोई नहीं होती। सैलाब चलता, जलजला आता है, एनडीएमए करता है, इसलिए कि बाउंड्रीज कोई नहीं होती। ये बेसिकली इट्स एन इशू ऑफ डिजास्टर। अब आते हैं बुनियादी तौर पर हुआ क्या है पाकिस्तान में। अब तक जो मैं रोना रो रहा हूं वो ये है कि वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द कुछ मशीर ऐसे हो गए हैं इकट्ठे, जिनको पाकिस्तान की अलफ-बे का नहीं पता है। वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या पब्लिक सर्विस मैसेज से ये कौम रुक सकती है? किसकी तरफ इशारा? क्या पब्लिक सर्विस जो कौम को आप कभी भी नहीं,
हम सब करते हैं, कभी भी नहीं रुक सकते। नहीं, ओ ये आप भाई, जो इस मुशीरों कौम की का तरफ बात मिजाज कर रहे हैं कि समझो। ऐसे मुशीर इस इकट्ठे कौम- हो गए हैं जो पॉलिसीज बना रहे हैं, इनको पता कोई नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने उस दिन को 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है अपने हमारे जो वजीर जो हैं। जब मैं हेल्थ में होता था उस वक्त ये जो है ये वो होते थे, अपना एडवाइजर होते थे, कंसल्टेंट होते थे। अच्छा, पूरे का पूरा नॉट नोन कोई सिचुएशन ऐसी नहीं, एनालिसिस जिस बंदे ने पाकिस्तान की अस्पताल की किसी ओपीडी में बैठ के चिट ना लिखी हो, मरीज ना देखे हो, क्राउड का ना पता हो, वो पाकिस्तान के हेल्थ की सूरत को कैसे जान सकता है? यही हुआ है कि उन्होंने ये समझा है कि लोगों को हम चिट लिख के दे दें। और लोग तो जनाब डॉक्टरों की दवाइयां जाके नाली में फेंक देते हैं कि हम तो सेहतमंद हैं। पाकिस्तान के मुताबिक पॉलिसी बननी चाहिए थी, आज भी बननी चाहिए, आज भी और अभी भी। इमरान खान साहब को इमरजेंसी डिक्लेयर करके बेशक चारों सूबों को इकट्ठे करके जबरदस्ती थंब पे ला के कहें कि नहीं, हम सारे यहां पर जितना भी लॉकडाउन करें। पहले दिन से कहा कि 2 करोड़ 3 करोड़ 22 लाख घर हैं पूरे मुल्क के अंदर जी। इनको अगर 100 लोगों के क्लस्टर में भी तकसीम किया जाए, आप मैं सिर्फ 1 मिनट बात लूंगा आपसे जी। तकसीम किया जाए तो 3 लाख क्लस्टर बनते हैं। जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ 20 लाख टन मीट्रिक टन गंदम हर साल पैदा होती हो, 1,90,00,000 मीट्रिक टन चावल पैदा होते हों, जिस मुल्क के अंदर 80 लाख मीट्रिक टन दालें पैदा होती हों, जिस मुल्क के अंदर 5 करोड़ भैंसें और गायें हों, जिस मुल्क के अंदर 6.5 करोड़ बकरियां हों, जो दुनिया का चौथा, वो मुल्क फाके से मर सकता है लेकिन अस्पताल में मरीजों से मरेगा नहीं। ये है हालत। ये कंपैरिजन कोई करके नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, इसलिए को नहीं पता ना लोगों का। ये है सूरत हाल। सही है, लेकिन जब हम खराब हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है इरशाद साहब, जब हम कंपैरिजन करते हैं, असद उमर साहब की मैं बात सुनूं या जफर मिर्जा साहब की बात सुनूं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी दूसरे ममालिक में हुई हैं। अब वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं शायद यूरोप के कुछ मुल्कों के साथ या अमेरिका के साथ, और वो कहते हैं कि जी वहाँ पर ज़्यादा ये तबाही हुई है, पाकिस्तान में इसके उतने बुरे असरात नहीं आए, इसलिए हम लॉकडाउन पर नहीं जाना चाहते या गए। लेकिन दूसरी तरफ कंपैरिजन अभी इंडिया के साथ हो रहा था, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। तो किससे कंपैरिजन करना चाहिए पाकिस्तान को? देखें, गुजारिश है 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है, वज़ीर आज़म या हुक्मरान जो होता है वो मुबल्लिग नहीं होता, ख़तीब नहीं होता, मुकर्रिर नहीं होता, वो हुक्मरान होता है और हाकमियत जो है वो कायम करनी होती है, खा वो किसी तरीके से हो। एक तो ये हकीकत है, और इमरान खान साहब ने इस अरसे में मुबल्लिग और ख़तीब का किरदार ज़्यादा अदा किया है और हाकिम का किरदार कम नज़र आया है। एक ये हकीकत है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। दूसरा, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, इस बात का हामी रहा हूँ कि तवील अरसे का लॉकडाउन नहीं हो सकता, लेकिन 3 या 4 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल है। वो उस अरसे में आपने जो इंतज़ामात करने थे, उस अरसे में आपने पता चलाना था लोगों का कि किस किस इलाके में ये वबा फैल सकती है, किस किस तरीके से हो सकती है, और इस अरसे में आपने मुकम्मल तैयारी करनी थी कि जी इसको यहीं रोकना है जहां वो मौजूद है, उससे आगे बढ़ने नहीं देना। और हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल चीन की मौजूद थी, लेकिन इसके ये कहने के बावजूद एक हकीकत और भी है जो इमरान खान समझे हैं, हम अभी तक नहीं समझ सके। वो है कौम का मिजाज। ये ठीक है कि ये कौम जो है वो मिजाजन ताकत को तस्लीम करती है, डंडे को तस्लीम करती है, ये तबलीग से, ये कहने से, सुनने से, बातों से मुतासर नहीं होती, डिसिप्लिन की शदीद कमी है, डिसिप्लिन की। लेकिन ये कौम का मिजाज जो हम बना चुके हैं, क्या आप इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है? क्या जमहूरियत में फिर ये आज़ादियाँ नहीं होती? जमहूरियत के अंदर बहुत सारी चीज़ें इफ़ाम व तफ़हीम से, तबलीग से, तलकीन से की जाती हैं, डंडे से नहीं की जाती। ये भी तो हकीकत है। मैं एक मिसाल दूंगा, ये जो इस्लामाबाद में जब लाल मस्जिद का मामला था, सारा मीडिया चीख चिल्ला रहा था कि जी रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द स्टेट कायम होनी चाहिए। जब कायम की गई तो उसके बाद सारे का सारा मीडिया, सारी की सारी कौम जो थी वो उसके ख़िलाफ़ थी कि ये क्या कर दिया आपने। इमरान खान से हम वही तवक्कुआत वाबस्ता करें या हुकूमत से वही तवक्कुआत वाबस्ता करें जो मुमकिन हद तक जिन पर पूरा उतरा जा सकता है, हुकूमत उतर सकती है। जिस मुल्क की हालत ये हो कि एक तरफ लोग मांग रहे हैं
कह रहे हैं हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, और जूं ही आज़ादी मिलती है, लॉकडाउन नर्म होता है, वो सारी की सारी भीड़ की शक्ल में, हजूम की शक्ल में, रेवड़ की शक्ल में बाज़ारों में पहुंच जाती है और ईद की ख़रीदारी शुरू कर देती है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है ये बड़ा क्रिटिकल मामला था। पहले 3 हफ्ते 4 हफ्ते लॉकडाउन ना होने के बाद अब लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, ना दोबारा किया जा सकता है। अब मसले का हल जो है वो यही है कि जिस हद तक मुमकिन है सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर तवज्जो दी जाए, जिस हद तक मुमकिन है एहतियाती तदाबीर की जाए। ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं और उनकी टीम भी कह रही है आवाम को, लेकिन लोग नहीं मान रहे ना। और उसके लिए ज़रूरी है कि अब कम अज़ कम, पहले जो था मुख्तलिफ सियासी थ्योरियाँ चल रही थी कि जनाब ये है कि नहीं है, कि साजिश है कि ये, आज साबित हो गया है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे करीबी अजीज़ों दोस्तों में ये मौजूद है। इसलिए अब हमें कम अज़ कम इससे सबक हासिल करना चाहिए और आवाम को अज़ खुद वो कुछ करना चाहिए जो करके जिन ममालिक में इसको रोका गया है वो हम रोक सकें। अदरवाइज ये सारी हुकूमत पर हम डाल के मेरा ख्याल है बरा इससे नहीं हो सकते। किसी की हुकूमत भी होती सूरत हाल बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हो गई हैं जिसके जवाब उन्होंने देने हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, 2-3 चीज़ें अब जमा हो गई। एक तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है कि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है हेल्थ 18वीं तरमीम के बाद, इस आर्ग्यूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है बाकी लोग जो इस शो में मौजूद हैं, खासतौर पर औरिया साहब ये कह रहे हैं कि ये हेल्थ का मामला नहीं है, ये पेंडेमिक सिचुएशन है। दूसरा, इंजेक्शन मार्केट में जो कोरोना को हेल्प करने के लिए चाहिए वो मार्केट में मौजूद नहीं है। पहले वो महंगा हो गया, 1 से 3 लाख रुपए के दरमियान कहीं पर मिल रहा और अच्छी जगहों पर मिल ही नहीं रहा, वो नायाब हो गया। तो अद्वियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है जो वो नहीं कर पा रही। तीसरा, जो दुनिया ने पॉलिसी अपनाई उससे हमने नहीं सीखा। यानी आप चंद हफ्तों का इरशाद साहब कह रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन करते, उसमें जो होमवर्क करना था, जो इकदाम उठाने थे वो करते, उसके बाद उसको खोलते। लॉकडाउन भी हाफ हार्टेडली किया, इकदाम भी पूरे नहीं किए, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए जी, लॉकडाउन की जहाँ तक बात है उसके बारे में शुरू दिन से कोई कंफ्यूजन नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कहा था कि हम अपनी कंडीशन को चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चाइना में तो इस किस्म का लॉकडाउन हुआ था कि उनके घरों के बाहर वो हुकूमत की तरफ से टेप्स लगा दी गई थी, और अगर किसी के दरवाजे के बाहर टेप टूटी होती थी तो उसको इस कदर बड़े जुर्माने और उनको सजाएं होती थी। और फिर जिस तरीके से वो एक प्रोविंस थी, सिर्फ चाइना की सिर्फ एक प्रोविंस थी, पूरा चाइना नहीं था, हमारा पूरा मुल्क है। एक प्रोविंस को लॉकडाउन करने में और पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दूसरी बात आप ये देखें कि जो हमारा लिविंग स्टाइल है, आप 2 मल्ले के घर में 3-3 मंजिल, 2 मल्ला होता है, 3-3 मंजिल होती है, उसमें 20 से 25 से 30 लोग वहां पे रह रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे आप बताएं कि किस किस्म का आप लॉकडाउन कर सकते हैं। छोटे छोटे मोहल्ले हैं, एक गली में कई 100 लोग रह रहे होते हैं, और हम सब इस सिचुएशन को जानते हैं। और जहां पर भी एपिसेंटर्स बने और जहां पर भी ये कोरोना के केसेस निकले, और जो पिछले दिनों आपने देखा है कि वो इस्लामाबाद में बहुत सारे एरियाज को जो है वो लॉकडाउन किया गया, वो यही इलाके थे, वो यही मोहल्ले थे जहां पर इतने क्लोजली सब लोग रहते हैं। अगर आप एक लॉकडाउन लगाते भी हैं, आप मोहल्लों के अंदर मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को एक दूसरे से मिलने से कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी हम खुद बात कर रहे थे, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं औरिया साहब, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मगर ये कि ये पेंडेमिक जो होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसमें आप शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं बना सकते कि कुछ दिन के लिए आप चाहे 4 हफ्ते का लॉकडाउन करें चाहे 3 हफ्ते का लॉकडाउन करें। जिस दिन आप लॉकडाउन को हटाएंगे उस दिन ये चीज दोबारा से इसी तरह शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक हमारे ऊपर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई हुई है, और इसका हमने सोल्यूशन भी लॉन्ग टर्म ही ढूंढना है। शॉर्ट टर्म इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये पता नहीं साल के एंड तक चलती है या 8 महीने चलती है, 9 महीने चलती है, वो अल्लाह करे कि हमारी दुआ तो ये कि जल्द से जल्द हमें इससे छुटकारा मिल जाए, मगर इट इज अनप्रेडिक्टेबल, इसका पैटर्न बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन यही है कि एक कंट्रोल्ड माहौल हो और उसके अंदर SOPs को जो है उस पर अमल दरामद जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना स्टैंड जो है वो सख्त कर दिया है,
और दुकानों के ऊपर और मार्केट्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंट हो रहा है। पब्लिक गैदरिंग्स आज भी बंद हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, किसी जगह पर भी अवामी इज्तिमात जो है वो बंद है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो एडवाइजरीज गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जा रही है वो कहीं पर भी उसके ऊपर अमल दरामद जो है ना कोई करने को तैयार है, ना कोई उसको समझ रहा है। और बाकी जो ये बात करना कि जी पाकिस्तान में ये ऐसे हो गया और स्वीडन में ऐसे हो गया, आप उनकी पॉपुलेशन देखें, छोटे छोटे मुल्क हैं, कुछ लाख लोगों की पॉपुलेशन है, उनके जिस किस्म के माहौल में जिसका उनका लिविंग स्टाइल है, आप उनसे और पाकिस्तान तो ये तो और भी दलील है कि अगर छोटे मुल्क में और छोटी पॉपुलेशन वाले मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी वाला फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने माजरत करना पड़ी, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल नहीं चल सकता। नहीं जी, देखिए हमारे मुल्क में ये पॉसिबल ही नहीं है। WHO जो है, WHO ने बहुत पहले, आज से 1-1.5-2 महीना पहले जो है WHO ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि एशियन कंट्रीज का पैटर्न टोटली डिफरेंट होगा और एशियन कंट्रीज के अंदर हम लोग एक सर्ज देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एशियन कंट्रीज का एक तो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो सूरत हाल है, हमारा लिटरेसी का जो सूरत हाल है कि, और हमारी बाकी हेल्थ केयर सिस्टम्स जो जिस तरह से हैं, ये कोई आ जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार नहीं है। हमें किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही, मगर ये गुज़िश्ता 60-70 सालों से हमारी इन चीज़ों के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ। आज अगर हमारी 80-90% आवाम एजुकेटेड होती तो शायद उनको ये सारी चीज़ें समझाना बहुत आसान होता। मगर ये सारी ऐसे में फिर ये कहना कि जी चूंकि पाकिस्तान में उस तरह से बुरी तरह से इसके नेगेटिव असरात सामने नहीं आए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वो इक़दाम नहीं उठा रहे जो अमेरिका में उठाए गए हैं, चाइना में उठाए गए थे, तो ये कहना फिर दुरुस्त तो नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद कह रही हैं कि प्रेडिक्शन पहले से की गई थी कि जी यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो है वो इसके नेगेटिव असरात आएंगे, तो फिर इस बात पर तो पहले से कॉन्शियस रहना चाहिए था डॉक्टर साहबा। नहीं, देखिए बिल्कुल कॉन्शियस हैं, और गवर्नमेंट जो है वो डे 1 से, मैं खुद उन मीटिंग्स में बैठती रही हूँ। 15 जनवरी को जब चाइना में डिक्लेयर हुए, उस दिन से हम लोगों की डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग हो रही थी, और लॉन्ग बिफोर ये पाकिस्तान में आया इसकी स्ट्रेटजीज बन रही थी। मगर ये आपने देखा कि किसी भी दुनिया का कोई डेवलप्ड कंट्री भी इसको नहीं रोक सका, अपनी तमाम वसाइल के बावजूद, अपनी तमाम सुपर पावर्स होने के बावजूद वो नहीं रोक सके। तो हम कैसे रोक सकते थे? ये ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट सही है कि जाहिर है वो नहीं रोक सके, इतने वसाइल वाले, तो हम कैसे रोक सकते? अच्छा शाइस्ता साहबा, अच्छा एक तो मुझे ये बताइए कि ये शाइस्ता साहबा जो हम देख रहे हैं बाहर आम पब्लिक में, एक तो शुरू में लोग पूछ रहे थे भाई ये कोरोना क्या है, अब क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा। उसके बाद बीच में लोग बहुत रिलैक्स हो गए, और अब दोबारा ये सवाल होने लगा कि आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है, ये कितनी तादाद होगी, क्या ये लाखों में हो जाएगी, क्या फिर लॉकडाउन हो जाएगा। तो अब एक तशवीश की एक लहर लोगों में नजर आ रही है। आप इसको कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? देखें, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि देखें दुनिया में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हुई हैं, जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए था और जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए था। देखें, तैयारी के लिए हमारे पास 3 महीने थे। जब हमने चाइना में ये एपिडेमिक शुरू हुआ है, उसके पेंडेमिक शुरू हुआ है, उसके बाद हमारे पास 3 मंथ्स में, उसमें हमने क्या तैयारी की वो तो आपको पता है। क्वेटा में जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी पैरामेडिक्स हैं, नर्सें, उन पे लाठी चार्ज भी हुआ। फिर किस तरह जी PMLN ने तकरीबन, आई हैव टू टेल यू, के 35,000 किट्स, PP किट्स जो हैं वो प्रोवाइड की डॉक्टर्स को, नर्सेस को। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि देखें, जो वियतनाम है ना, उसकी मायशी हालत और उसकी जो पॉपुलेशन है वो पंजाब जितनी है। अब आप देखें कि वहाँ पे इमीडिएटली, और उनका बॉर्डर भी चाइना से लगता है, और इमीडिएटली जब ये पेंडेमिक आया है तो उन्होंने सबसे पहले अपने बॉर्डर सील किए हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नीचे फौरन एक कमेटी बनी है। और मैं आज आपको बताऊं कि उनकी जो इन्फेक्शन है वो 328 है और कोई भी डेथ नहीं है। तो दिस इज व्हेन यू टेक, हम जो है ना, हम रिएक्टिव काम करते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं होते। अगर हमने भी प्लानिंग की होती और लोगों को एक कंफ्यूज्ड मैसेज के बजाय एक स्ट्रिक्ट सा एक मैसेज जाता प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि दिस इज इट एंड दिस, चाहे वो 1 हफ्ते का लॉकडाउन था, बहरहाल अब उसको डिस्कस करना इज यूजलेस। अब बात यह है कि अब जो SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, वो रिट ऑफ
द गवर्नमेंट कौन करवाएगा? वो कौन देखेगा कि वो रेगुलेट हो रही हैं कि नहीं हो रही? देखें, सियासी जो क़यादत है, जो अपोजिशन है, उसको इन्होंने लेकर साथ नहीं चलना। जो यहाँ एटलीस्ट पंजाब का मैं कहूंगी कि यहाँ पे जो लोकल बॉडी सिस्टम था, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग मौजूद थे, जो मुअज़्ज़िज़ीन थे, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया था, जो जानते थे कि किस घर में कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ बीमारी है, क्या, उसको तो इन्होंने प्री मैच्योर टर्मिनेट किया। फिर एक टाइगर फोर्स उतारी। वो टाइगर फोर्स पता नहीं क्या काम करेगी। उस टाइगर फोर्स ने, हमारी तो एक सजेशन है कि उस टाइगर फोर्स को, नहीं, जोक्स असाइड, मैं सीरियसली कह रही हूं कि टिड्डी दल, जिसको अभी आप डिस्कस ही नहीं कर रहे, जो फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला बनने वाला है, जो मेरे नजदीक फूड सिक्योरिटी इज बिगर देन डिफेंस, उसके लिए ही वहां ही भेज दें ये जो टाइगर फोर्स बनाई है इन्होंने, ताकि वही ढोल बजा के कुछ शोर मचा के कुछ टिड्डी दल को भगा दें। क्योंकि जी मेरी बात सुने, वो हल तो, मेरी बात सुने असद साहब, हल तो वो सारा कुछ ही करेंगे। हल करते 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 तो आज अल्लाह माफी हम जहां खड़े, इस पे अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि लोगों की जहनियत को भी वो जानते थे। वो ये भी समझते थे कि हम कितने सीरियस हैं, हम जादू टोनों में कितना बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वबा जो है, इसमें ये खा लो, पत्ते खा लो, ये खा लो तो हम ठीक हो जाएंगे। उसके बावजूद जो उनका एटीट्यूड रहा है, आई एम सॉरी, हमें ये पहले दिन से बता दिया गया था कि बड़े बड़े मुल्क नहीं संभाल सके, हम क्या संभालेंगे। वो हैंड्स अप तो वहां ही हो गए थे। और अब भी मैं आपको बताऊं कि ओनरशिप इज नॉट विद द गवर्नमेंट। वो अपनी ये जिम्मेदारी लोगों पे डाल चुके हैं कि तुम खुद अपना ख्याल रख लो, तुम अपनी हिफाजत खुद कर लो, साढ़े तेना रहना। बिल्कुल, ये अब मसला ये है कि अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हमने माजी में क्या गलतियां की हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ये डिस्कस करें कि अब आइंदा दिनों में क्या होना है। और ये साहब एसओपी पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत इस पे भी रिलक्टेंट रही है कि इतने लोगों को जेलें नहीं भरी जा सकती, उसको उठा के अंदर नहीं डाला जा सकता, दुकान बंद की जा सकती है शायद, लेकिन उन पे पर्चे नहीं काटे जा सकते। तो लोग जो हैं वो, ये हुकूमत के जहन में ये बातें भी हैं। और ये साहब जरा जवाब दीजिएगा कि इस पर करना क्या है, करना क्या चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि सबसे इस वक्त जो कॉमन क्वेश्चन है लोगों के जहनों में वो ये है कि क्या होने जा रहा है। लोगों को रोक रोक के पूछ रहे हैं, जिम्मेदारान को, मीडिया पर्सन को, क्या होने जा रहा है, कोरोना क्या शक्ल इख्तियार करेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। और ये साहब, बहुत सारे लोगों ने 2.5-3 महीने, जिन लोगों ने एहतियात कर ली या घर में टाइम गुजार लिया, वो समझ रहे हैं कि नहीं, वो हमारा जो पीरियड था वो हम गुजार चुके हैं और रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हालांकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर एहतियात करने की ज़रूरत है तो वो ये टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। क्या होने जा रहा है और ये साहब आइंदा चंद दिन में? देखें, मैं संजीदगी से, बड़ी आराम से मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ। जी। मतलब अभी बड़ी तफसील से उन्होंने डिस्कशन किया कि अब प्लानिंग करते हैं। पहली बात तो ये है कि वुहान की मिसाल दी जाती है कि वुहान में, और हमारे यहाँ जो है लोग जो है एक कमरे के अंदर 70। पहली बात तो यह है कि 87% लोग जो है वुहान में वो फ्लैट्स में रहते हैं। और फ्लैट्स का जो किराया जाके देख लो कितनी सूरत हाल है, और फ्लैट की ज़िंदगी जो होती है वो कितनी क्राउडेड होती है, और उसके अंदर इंटरनल किस तरह की सूरत हाल होती है। सऊदी अरब में उन्होंने फ्लैट्स में जो लोग रह रहे थे उनसे पूछ लीजिए कि पाकिस्तानी को एक दरवाजे को भी नहीं खोलने देते। ये इस तरह का लॉकडाउन हुआ था। पाकिस्तान की जो अर्बन स्लम पॉपुलेशन है वो 51 मिलियन है टोटल मिला के, और अर्बन स्लम के अंदर भी जो एक एक कमरे में रहने वाले लोग हैं ना, वो भी बहुत कम है, उनको भी छत मुयस्सर ज़रूर होती है। उस तरह की क्राउडेड, मैं इसलिए कहता पाकिस्तान का एनालिसिस पहले कर लें। 57,000 आपके गांव बनते हैं, और उन 57,000 गांव में 100 के साथ भी आपको अगर कर दें तो आपको तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं वो उस तरफ अलग अलग क्लस्टर्स बन जाते हैं। आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी कि आपने किस तरह करना है। आप अंदाजा करें कि इमरजेंसी जब होती थी ना, महीने के कर्फ्यू लगे हैं पूरे शहर के अंदर, और उसी को एक्सटेंड करना होता है कि आपकी मशीनरी जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर वही तो होती है, रेप्लिकेट करना होता है। आपको पता है कि एक दिन के अंदर
जितने एसेंशियल सर्विसेज के लोग होते थे उनके पासेस बन जाते थे। ये प्रेस वालों के पासेस हैं, ये नौकरी करने वाले के पास हैं, ये दूध वाले के पास हैं, ये फलाने के पास है। उस पास की बुनियाद के ऊपर उसको चेक किया जाता था, उसकी मूवमेंट कंट्रोल हो जाती थी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एसेंशियल सर्विसेज वाले कितने लोग, कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितने लोग हैं, आपकी लेबर फोर्स का भी अर्बन इलाके के अंदर पता है। मसला पता है क्या है? मसला यह है कि हमारा डिप्टी कमिश्नर भी रिलैक्स हुआ है, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर भी रिलैक्स हुआ है, हमारा पुलिस वाला भी रिलैक्स हुआ है। कुछ नहीं है किसी को पता, क्योंकि उनको यह पता है कि ये कोरोना छुपा हुआ है। वहां तो कर्फ्यू लगता था, पता होता था सामने से गोली चलेगी कि बंदा बंदूक पत्थर मारेगा, वो दुकान तोड़ देगा, वो आग लगा देगा। हम इसको इमरजेंसी ले नहीं रहे, ये सीरियसनेस नहीं है, ना प्रोविंशियल लेवल पे है ना फेडरल लेवल पे है। अल्लाह का वास्ता है, पूरे पाकिस्तान की एक सीरियस एक्सरसाइज करो। और आपको 4 महीने हो गए, ये 15 दिन बैठ के एक्सरसाइज करो और देखो कि पाकिस्तान के अंदर जो हम कहते हैं ना एक कमरे के अंदर 4-4, 8-10, 10 लोग हैं। ये न्यूयॉर्क के फ्लैट्स देखो कैसे हैं, 70 मंजिला इमारतों के अंदर लोग बैठे हुए हैं। और उसके अंदर 68 वाले में जो बैठा हुआ तो वो भी वैसे ही क्राउडेड बैठा होता है, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट किया उसको, लॉकडाउन को। और असल मसला यह है कि यहां तो आपको स्वाय वॉल सिटीज के, और आपको पता है 18 वॉल सिटीज है पूरे मुल्क के अंदर, जिनके अंदर उसके अंदर भी मूवमेंट इस तरह की है कि छत मुयस्सर आ जाती है, उसके बावजूद भी सांस लेने के लिए। मसला सारा यह है, इतने छोटी सी चीज को प्राइम मिनिस्टर साहब जब इतना एनलार्ज करके कहते हैं तो लोग कहते हैं शायद पाकिस्तान में सारे लोग ऐसे हैं जिनको सांस लेने की तकलीफ नहीं। पाकिस्तान में अभी तक फ्लैट्स का तस्वर जो है और छोटी शंटी इलाकों का तस्वर अभी भी कम है। मसला यह है को बिठाओ, अभी भी आपको स्मार्ट लॉकडाउन भी करना है अगर आपने रहना है। अगर आप डायबिटीज का मरीज है, आपको पता होता है आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज है, आपको पता होता है कैसे जिंदगी, उसकी प्लानिंग तो हो यार। कम से कम ऐसे पासेस बन जाएं कि कोई बंदा बगैर वजह के मार्केट में ना निकले। ऐसे जनाब मैं तो जैसे पुलिस वाले ने रोका, कहां जा रहे हो जी, मैं तो बच्चों को लॉकडाउन दिखाने जा रहा हूं। शर्म आनी चाहिए, मतलब इस सोसाइटी, वो पुलिस वाले को चाहिए था पकड़ के बंद कर देता उस बंदे को। और जब तक बंद नहीं करो, ये बात नहीं होती रोकन जाता, कौवे लटकाने की बात होती है। 4 लोगों को सजा होती है, 50 लोग खुद खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान में सारे बदमाश नहीं होते कि जो पुलिस को गिरबान पकड़ेंगे। एक सिपाही अकेला जो खड़ा होता है ना, वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम कितनों को रोकेंगे और कितनों को नहीं। इसका मतलब है पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग जो हैं ये एजिटेटर्स हैं, 22 करोड़ बदमाश इकट्ठे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, नहीं है। अगर ये मसला है तो फिर तो कोई रास्ता ना गुजर सके। आपको रिट कायम करनी होती है, आपको 50 लोगों को सजा देनी होती है, 22 करोड़ लोग खामोश से बैठ जाते हैं। अभी भी अल्लाह का वास्ता है, इकट्ठे मल जाओ, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो यार। 232 आर्टिकल उठाओ, 233 आर्टिकल उठाओ, कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी डिक्लेयर करो और को प्लान बना ले। 15 दिन में प्लान बना के फिर इमरजेंसी उतार दो। राइट, बहुत शुक्रिया औरिया साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, बहुत प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं 2 चीज़ें आपसे शायद आरिफ साहब डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो पहले मुख्तसर मुझे ये बताइएगा, आज एक बिलावल साहब ने एक और चीज़ का डिस्कस किया, वो था स्टील मिल का मामला। स्टील मिल, वो कहते हैं कि जी 10,000 मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं होने देंगे। सिंध की पॉलिसी है कि हम किसी को नौकरी से फारिग नहीं करते। इसका हर सतह पर एहतजाज होगा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी एहतजाज किया। आपके ख्याल में ये ठीक फैसला हो रहा है जो स्टील मिल के हवाले से, गलत? देखें असद साहब, इसी जहनीत ने इस मुल्क को बर्बाद किया है। हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, पाकिस्तान जो था दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल था। एक जहनीत भुट्टो साहब लेके आए यहाँ के, आप काम करें ना करें आपको मुआवजा मिलेगा। आपकी मुलाजमत का मतलब काम करना नहीं है, आपका फ़र्ज़ अदा करना नहीं है, बल्कि हकूक़ हासिल करना है। और हराम खोरी भी आपके हकूक़ में शामिल है, काम चोरी भी आपके हकूक़ में, बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल है। एक मिल अगर 2015 से बंद पड़ी हुई है, 5 साल से 10,000 लोगों को रियासत पैसे दे रही है, या कर्ज़ा उठाकर या मेरी और आपकी जेब काट कर हमारे टैक्सों से 10,000 काम चोर लोगों को, जिन्होंने मिल को बर्बाद कर दिया, उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। और बिलावल साहब कहते हैं उनको मज़ीद भी तनख्वाहें देते रहो। और ये जो गोल्डन शेक हैंड है, वो ये किया जा रहा है कि ये अगले 3 साल की हम आपको तनख्वाहें दे देते हैं, आप हमारी जान छोड़ें, आप कोई काम। अगर ये अहल लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बिल को चला सकते हैं, तो ये 3 साल की तनख्वाह उनको मिल रही है, ये कहीं जाके नौकरी करेंगे, इनको नौकरी मिल जाएगी।
पता है सबको कि ये सारे बेईमान नहीं हैं, सारे कामचोर नहीं हैं, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है जो बेसिकली सियासी वर्कर हैं, जो सिफारिश पे भर्ती हुए हैं। काम वो या MQM का करते हैं, या वो पीपल्स पार्टी के करते हैं, या किसी और जमात का करते हैं, और तनख्वाह हुकूमत के ख़जाने से लेते हैं। तो मेरा तो ख्याल है इसको पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासी मसलहतों के तहत इसको बरकरार रखा है, इस पॉलिसी को, और आज हुकूमत जो है वो मजबूर नज़र आती है कि क्या करे। कौन सा एजुटेशन होगा, क्यों एजुटेशन होगा? इसलिए कि मुफ्त में लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं, हक हलाल की कमाई करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको तो मेहनत करनी पड़े, पसीना खून पसीना एक करना पड़े, और इनको मुफ्त तनख्वाहें देते रहें। मेरा ख्याल है इसको फौरी तौर पर अगर मिल को चलाना चाहिए, 1000 बंदों की ज़रूरत है तो 1000 बंदों से चलाना चाहिए, सबको बाकी खुदाफिज कह देना चाहिए। ये कोई सियासत नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। मैं राइट सर, दूसरा सवाल वो ये है कि हम सब जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं, काजी फायज़ ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से समाअत हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये रेफरेंस वापस ले लिया जाएगा, आपकी इत्तला क्या है? देखिए, बात यह है कि ये केस जो है अदालत में ज़ेर समाअत है, और हमारी तरबियत यह है कि किसी ज़ेर समाअत मामले पर हम डिस्कस ना करें, नहीं करते, ना होना चाहिए। लेकिन एक बात जो है वो बात की जा सकती है, वो ये है कि ये रेफरेंस वापस होता है या चलता है। जो भी जज हो वो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, वो अखलाकी बरतरी का जो उसूल है, वो जिस तरह वज़ीर आज़म के लिए है, जिस तरह सदर के लिए है, जिस तरह किसी सहाफ़ी के लिए है, किसी जर्नैल के लिए है, वो जज के लिए भी है। और काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो अच्छी शोहरत के जज हैं, और इसी बुनियाद पर उनको डायरेक्ट भर्ती किया गया था, डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगाया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। तो उनके शायान शान ही यही है कि ये रेफरेंस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया है, और उन पर एक तरह का इल्ज़ाम तराशी हुई है, इल्ज़ाम तराशी कहना चाहिए, हुई है, तो वो क्लियर हो के आएँ, क्योंकि वो लोगों से हर जज जो है उसको इस्तेहकाक हासिल है कि मुझसे, आपसे, किसी वज़ीर आज़म से, किसी जर्नैल से, सबसे वो पूछ सकते हैं, सबसे वो सवाल कर सकते हैं उनके असासों के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनके बाकी मामलात में। तो जज को भी उतना ही क्लियर होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल तो ये है कि ये फ़ैसला जुडिशरी ने करना है या हुकूमत ने करना है कि रेफरेंस चले या ना चले। लेकिन अगर इस मुल्क में हज़रत उमर की तरह हर शख्स अकाउंटेबल है, तो वो जज भी होना चाहिए, जर्नैल भी होना चाहिए, और जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट है उसको भी होना चाहिए। तो इस पर ये इशू नहीं बनना चाहिए कि जनाब जज से क्यों पूछा जाए, ये इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नीयत ख़राब है किसी की, एक जज को मलायन किया जा रहा है, तो उससे बचने का भी यही तरीका है कि ये इस केस का मेरिट पर फ़ैसला हो, और क्लीन और क्लियर जज के तौर पर जनाब काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो मुकदमा अखलाकी बरतरी हासिल करने के लिए बरतरी का उसूल जो है वो बरकरार रहना चाहिए, हर शख्स के लिए होना चाहिए, और सबूत दें, वो जो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात हैं उससे वो सुरखरू हों। उन्होंने फेस किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चलता रहा। तो अब भी ये अगर चलेगा तो वो क्लीन होकर जब आएंगे, बिल्कुल क्लियर होकर आएंगे, और लाजमन आएंगे, क्योंकि उनका एक शानदार माजी है, तो उसके बाद फिर कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकेगा। बाकी ये फ़ैसला हुकूमत ने करना है कि ये आगे चलाना है या इसको वापस ले लेना है। लेकिन जज की जो सुप्रीम कोर्ट का ख़ास वजह, जो उसका इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार हर लिहाज से मलहूज़ रहना चाहिए, मलहूज़ और मुकद्दम रहना चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं आपसे उसी चीज़ पर कंक्लूड करना चाहूँगा जिस पर हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, और वो था बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना के दिन, जो सबसे आपसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे शाह साहब, और हमसे भी ये सवाल होता है, और वो तमाम लोग जो थोड़े से ज़्यादा बाखबर होते हैं कि क्या होने वाला है। अब लोगों में एक तशवीश की लहर पाई जा रही है कि क्या होगा, ये कितने लोग इसमें मुब्तला हो जाएंगे, ये कितने लाख की तादाद इस वक्त है जो मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स आई। तो एक तशवीश इस वक्त लोगों में पाई जा रही है जो एक अलग तरह की बेचैनी पैदा किए हुए है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जो आपसे एक नॉर्मल, मैं उसी तरह से क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ कि क्या होने जा रहा है। देखें जी, ये हमारे यहाँ सोसाइटी की नाकामी है कि हम हर शख्स जो है हुकूमत से ये तवक्को करता है कि वही हमें रोज़गार फराहम करे,
वही हमें अमन व अमान का जो है हमारी इज़्ज़त आबरू घर का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वही हमें जो है वो बीमारी से निजात दिलाए, वही हमें डिसिप्लिन में लाए। ये आज़ाद कौमें ऐसे नहीं सोचते। कुछ ज़िम्मेदारी एक फ़र्द की भी होती है, सारी ज़िम्मेदारियाँ रियासत की नहीं होती। देखें, हुकूमत ने ज़ोर लगा लिया, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया, उसकी गलतियाँ नाकामियाँ अपनी जगह पे। और अब मैं नहीं समझता कि किसी देहात में भी एक शख्स ऐसा होगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि ये वबा आ चुकी है और इससे बचने का क्या तरीका है। तो क्या हम उन तरीक़ों पर अमल करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। हम किसी को मतून और किसी को मुरैद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी इस वक्त खुद अपने ऊपर होती है, यानी मेरी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है कि मैं अपनी जितनी हिफाजत कर सकता हूँ कर लूँ। नहीं, मैं अपनी हिफाजत भी करूँ और दूसरों की हिफाजत भी करूँ। ये जुर्म है कि मैं दूसरों को मुब्तला करूँ। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर तो लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग आकर हाथ में लाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, कोई ये एहतियात करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस रवैये की हौसला शिकनी जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।